नमस्कार दोस्तों। एससी बोस सिविल सर्विसेज अकेडमी संकट मोचन वाराणसी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, जो चर्चा का विषय है वह है मिशन सागर। देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में जो मिशन सागर के तीसरे चरण में, क्योंकि मिशन सागर थर्ड है, तीसरे चरण में भारतीय नौसेना है उसका जहाज किल्टन 29 दिसंबर 2020 को सिहानोक विले बंदरगाह पहुंच गया। ये बंदरगाह कहाँ पर है? कंबोडिया में है। ठीक है, अब देखते हैं मिशन सागर 3 से संबंधित जानकारी क्या है। तो भारतीय नौसेना का जहाज जो कंबोडिया का बाढ़ प्रभावित इलाका है उसमें 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री लेकर कंबोडिया के सिहानोक विले पहुँच गया है और इसको उसने कंबोडिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति को सौंप दिया है। और यह जो है ना, दो देशों के बीच में जो व्यक्तिगत एवं गहरे संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, मिशन सागर जो 3 है वो वर्तमान में जो कोविड महामारी है उसके दौरान मित्र देशों को भारतीय ओर से मानवता के नाते आपदा राहत पहुंचाने का एक हिस्सा है। यह जो मिशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण के अनुसार यह मिशन चलाया जा रहा है और यह एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को दर्शाता है। और इस योजना की शुरुआत मई जून 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा मानव सहायता कार्यक्रम मिशन सागर बन चलाया था और नवंबर में इसको मिशन सागर 2 बनाया। और इसके तहत हम देखते हैं कि सूडान को जो है ना खाद्य सहायता पहुंचाई थी। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार द्वारा ये सब मिशन सागर क्यों चलाया जा रहा है, क्या कारण है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में जो है अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है और आखिर नीली अर्थव्यवस्था के ऊपर भारत सरकार का ध्यान अभी अचानक से क्यों गया है। तो देखते हैं आखिर क्या है सागर विजन। ठीक है, तो देखिएगा, भारत सरकार ने समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए 2015 में नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए सागर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है, और यह जो सागर कार्यक्रम है वो भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को सुरक्षित करने का एक प्रयास है। ठीक है, वस्तुतः भारत जो है ना वो दूरगामी समुद्री दृष्टिकोण के संकुचित होने के कारण भारत हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक रूप से काफ़ी बिछड़ रहा था और इसमें ये जो एरिया है ये एरिया अमेरिका और चाइना के लिए एक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया था। और इसीलिए जब भारत जो है ना हिंद महासागर क्षेत्र में भी अगर अपनी दूसरे देशों को यहाँ पर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनता जाएगा तो हम जो है ना कूटनीतिक तरीके से काफ़ी पिछड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना हमारे लिए इस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बिछा रहा है, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर ग्वादर में भी उसने अपना बना लिया है, श्रीलंका के अंदर भी उसने अपना बेस बना लिया है, इधर बांग्लादेश में भी उसने अपना बेस बना लिया है, इधर अमेरिका के साउथ अफ्रीका या कह सकते हो ओनली अफ्रीका के जिबूती में भी उसने अपना बेस बना लिया है। तो इंडिया जो है ना वो इस तरीके से यहाँ पर एस्टेब्लिश है। तो अब चाइना की कोशिश ये है कि चारों तरफ से इंडिया को इस तरीके से सैन्य रूप से घेरा जाए जिससे कि भारत के ऊपर मजबूती से दबाव बनाया जाए। तो इसलिए उसने क्या किया है, उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर पर, ठीक है, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर, मालदीव के मराव पोर्ट पर, बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर, ठीक है, और म्यांमार सहित अपने समुद्री प्रभाव को विस्तार किया है। ठीक है, और उसने अफ्रीका के जिबूती में भी अपनी पहली सैन्य चौकी बना ली है। ठीक है, अब इस कूटनीति का हमें जवाब देना है तो हमें क्या करना होगा, अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे जिससे कि भविष्य में इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन की स्थिति में वो देश पूरी तरीके से चाइना के ग्रुप को ज्वाइन ना कर पाए। इसीलिए इंडिया द्वारा ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि इनमें जो सागर है, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल इन द रीजन। ठीक है, और इसमें कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए मित्र देशों की सहायता भारत सरकार प्रदान कर रही है। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार द्वारा और कौन कौन से मिशन चलाए जा रहे हैं। इसमें है ऑपरेशन बनीला।
तो ऑपरेशन बनीला आप जानते हैं कि चक्रवात डायने द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर का जो प्रभावित एरिया था उसमें भारत सरकार द्वारा जो सहायता प्रदान की गई थी तो वो था ऑपरेशन बनीला। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरा है हमारा ऑपरेशन मैत्री। तो भूकंपग्रस्त जो आप जानते हैं कि मैत्री जो है ना, मैत्री उसमें भारत और नेपाल की सेना जो है ना वो अपना सेनाभ्यास भी करती है। तो भूकंपग्रस्त जो नेपाल है उसमें भारतीय सेना द्वारा राहत व बचाव कार्य किया जा रहा है ऑपरेशन मैत्री के तहत। ठीक है, तीसरा आता है हमारा ऑपरेशन राहत। ठीक है, तो ऑपरेशन राहत में यमन त्रासदी में सऊदी अरब और उसकी साथी सेना के हस्तक्षेप के दौरान भारतीय नागरिकों एवं अन्य देशों के नागरिकों को भारत ने यमन से बाहर निकालने की प्रयास किया था। ठीक है, तो ये है भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन राहत। तो बेसिकली ये 3 ऑपरेशन जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए हमने इसको कंसीडर किया है। अगला देखते पैरादीप जो बंदरगाह है वो उसमें उसके विकास से जुड़ी हुई जो काफ़ी योजना है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा उसमें कुछ मंजूरी दी गई है। तो जो हाल ही में पीएम की अध्यक्षता वाली जो आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति है उसने पारादीप में कैप आकार के जहाज़ों के आगमन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कौन सा पीपीपी मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, यानी कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मोड में ये होगी। ठीक है, के तहत निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण के आधार पर पश्चिमी बेसिन के विकास समेत आंतरिक बंदरगाहों से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत एवं उन्नत करने के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो आखिर इसकी पृष्ठभूमि जो देख लेते हैं क्या है। तो पैरादीप जो पोर्ट ट्रस्ट है पीपीटी, जो कि भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, इसका प्रशासन बंदरगाह ट्रस्ट 1963 के तहत होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1966 में लौह अयस्क के निर्यात के लिए एकल वस्तु बंदरगाह के रूप में की गई थी। विगत 54 वर्षों में इस बंदरगाह ने खुद को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया है, साथ ही विभिन्न प्रकार के आयात एवं निर्यात सामानों को संभालने के लिए उपयुक्त बना लिया है। इन सामानों में हम देखते हैं लौह अयस्क हो गया, क्रोम अयस्क हो गया, एल्यूमिनियम की सिल्लियाँ, कोयला हो गया, उर्वरक हो गया, कच्चे माल हो गया, चूना पत्थर, क्लिंकर, स्टील एवं तैयार उत्पाद कंटेनर आदि शामिल हैं। ठीक है, विशेष तौर पर इस बंदरगाह के इर्द गिर्द कई इस्पात संयंत्रों की मौजूदगी की वजह से कोंकिल, कोल एवं फ्लस के आयात और स्टील के तैयार उत्पादकों के निर्यात की बढ़ती मांग को देखते हुए इस बंदरगाह के इर्द गिर्द के इलाकों को जरूरत को पूरा करते हुए इसकी क्षमता उन्नत करना वर्तमान समय की जरूरत थी। ठीक है, तो इसीलिए सरकार द्वारा ये कैबिनेट द्वारा जो कि मंत्रिमंडलीय समिति है उसके द्वारा इसके डेवलपमेंट पर बात की गई है। अब देखते हैं इससे पारादीप बंदरगाह से जुड़ी हुई प्रमुख बातें। तो इसमें देखते हैं कि इस प्रस्तावित परियोजना में जो बीओटी आधारित रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा कैप आकार के जहाज़ों के आवागमन के सुविधाओं के लिए 25 एमपीटी की चरम क्षमता वाले पश्चिमी गोदी बेसिन के 2 चरणों का निर्माण प्रकल्पित किया गया है। ठीक है, प्रत्येक चरण में ये कह रहे हैं कि 1250 NDPA क्षमता का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट जो है ना वो कैप आकार के जहाज़ों के आगमन को सुगम बनाने के लिए ब्रेक वाटर एक्सटेंशन एवं अन्य सुविधाओं समेत परियोजना का सामान्य सहायक एवं बुनियादी ढांचा प्रदान करने का कार्य करेगा। क्लियर। थर्ड है हमारा, इस परियोजना को रियायत पाने वाली कंपनियां द्वारा बीओटी आधार पर विकसित किया जाएगा, जबकि इस परियोजना के लिए सामान्य सहायक बुनियादी ढांचा प्रवेश करेगा। ठीक है, और इसके लिए सरकार द्वारा 1224 करोड़ रुपए और 352 करोड़ रुपए की लागत के द्वारा नए पश्चिमी बेसिन का निर्माण होगा। ठीक है, और इस योजना में जो सामान्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में पैरादीप का पोर्ट का जो निवेश होगा वो 612 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अब इस परियोजना से लाभ क्या है भाई, तो लाभ देखते हैं कि इस परियोजना शुरू होने के बाद कोयला, चूना पत्थर के आयात के अलावा पारादीप बंदरगाह के आसपास बड़ी संख्या में स्थापित इस्पात संयंत्रों की मौजूद देखते हुए दानेदार स्लैट स्टील के तैयार उत्पादों के निर्यात संबंधी जरूरतों को पूरा करेगी। ठीक है, इस गोदी का निर्माण होने के बाद पारादीप बंदरगाह विश्व स्तरीय और आधुनिक बंदरगाहों में होगी। ठीक है, और नए तरीके से अलग और लाभ प्रदान। नंबर 1, बंदरगाह की भीड़ को कम करेगी। ये समुद्री माल भाड़ा में
कर कोयला के आयात को सस्ता बनाएगी, ठीक है। और बंदरगाह के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन में ये काफ़ी मदद करेगी, ठीक है। जो अभी कार्गो क्षमता है वो पारादीप की 115 MT है। 2030 तक इसको 400 MT तक बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है, ठीक है। गोदी के निर्माण के बाद यहाँ 1.5 कार्गो टन वाले जहाज आसानी से आ सकेंगे, ठीक है। परियोजना के पूरा होने के बाद बड़े जहाज यहाँ पर आसानी से संभाले जा सकते हैं और इनको 18 मीटर ड्राफ्ट की आवश्यकता होती है और इन जहाज़ों को यहाँ डॉक करने के लॉजिस्टिक की भी कीमत भी कम होगी, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य के आपके जगत सिंह जिले में बंगाली खाड़ी पर स्थित है। और कैसा एक नेचुरल बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह है। और यह महानदी के महानदी के बंगाली खाड़ी में बह जाने के स्थान पर है और एक गहरे पानी का बंदरगाह है। कैसा है? एक गहरे पानी का बंदरगाह है, ठीक है। और जिस कारणवश से यहाँ बड़े समुद्री जहाज आ सकेंगे और यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक होगा। अब भारत के प्रमुख बंदरगाहों में हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट, ये सब प्रमुख बंदरगाहों में आते हैं। लेकिन पारादीप को भी एक प्रमुख बंदरगाहों के अंदर में वो शामिल किया है। जबकि नॉर्थ साउथ में आपका विशाखापट्टनम, जो नॉर्थ में विशाखापट्टनम महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम के साथ साथ पारादीप भी इसको महत्वपूर्ण बंदरगाह बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हमारी जो चर्चा है मिसाइल प्रणाली, ठीक है। तो हाल ही में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठाकी साथ ही इसके साथ इसका जो निर्यात बढ़ाने पर भी समिति ने जो निर्यात बढ़ाने समिति गठन करने का निर्णय किया है। तो अब देखते हैं